गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में अभिप्रेरणा की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया एवं चक्रीय प्रक्रिया है। किसी संस्था में कर्मचारियों को कार्य करने हेतु प्रेरित करने के लिए क्रमानुसार कुछ कदमों को उठाया जाता है। इसे अभिप्रेरणा की प्रक्रिया कहते हैं। तो हमने जाना कि अभिप्रेरणा एक निरंतर एवं चक्रीय प्रक्रिया है, यानी प्रोसेस कौन सी प्रोसेस है, लेकिन प्रोसेस कौन सा है? कंटिन्यूस एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। अब यहाँ पे किसी संस्था में कार्य को करने हेतु प्रेरित करने के लिए क्रमानुसार यानी सीक्वेंस कुछ कदमों को उठाया जाता है। इसे अभिप्रेरणा की प्रक्रिया कहते हैं। ये प्रक्रिया कर्मचारी की आवश्यकताओं से प्रारंभ होकर उन्हें संतुष्ट करने तक जारी रहती है। ओके, ये क्या है? ये प्रक्रिया कर्मचारी की आवश्यकताओं से प्रारंभ होकर उन्हें संतुष्ट करने तक जारी रहती है। ये ध्यान रखने वाली बात है इसमें। जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाता एम्प्लॉइज़ को, कर्मचारियों को, तब तक जारी रहती है। तो अब यहाँ पे विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग अभिप्रेरणा की प्रक्रिया को जो कदम हैं, जो प्रक्रिया की जो स्टेप है वो बताए हैं। तो यहाँ पे एक विद्वान है, कीथ डेविस को कहते हैं। उनके अनुसार उन्होंने 6 स्टेप बताए हैं। तो उसमें सबसे पहले है, उन्होंने बताया कि उद्देश्यों को निर्धारित करना, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। फिर दूसरा उन्होंने बताया है कि जो अभिप्रेरणा की जो प्रक्रिया है उसमें उन्होंने दूसरा जो कदम बताया है वो है कर्मचारियों की भावनाओं का अध्ययन करना, टू स्टडी द फीलिंग ऑफ द एम्प्लॉइज़। तीसरा उन्होंने बताया संप्रेषण करना, ओके, टू मेक द कम्युनिकेशन। फिर फोर्थ, हितों का संयोजन करना, इंटीग्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। इसके अलावा 5वां, सहायक दशाएं उपलब्ध कराना, टू मेक अवेलेबल द फेवरेबल कंडीशन। फिर लास्ट बताया उन्होंने समूह भावना का विकास करना, टू डेवलप ग्रुप फीलिंग्स। तो इस प्रकार कीथ डेविस ने अभिप्रेरणा की प्रक्रिया को बताया। लेकिन यहाँ पे विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग जो स्टेप बताए, का हम सारांश में ये देखेंगे कि इस प्रकार विभिन्न प्रबंध विषयों के ने अभिप्रेरणा को विभिन्न चरणों कदमों का उल्लेख किया है। लेकिन हम इसको ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष अभिप्रेरणा प्रक्रिया की जो महत्वपूर्ण जो कदम है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले है उद्देश्यों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट दे रखा है उद्देश्यों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसके अंतर्गत अभिप्रेरणा प्रक्रिया का सर्वप्रथम कदम ये निश्चित करता है कि अभिप्रेरणा के माध्यम से किसको, किन साधनों या किन उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है। ओके, ये ध्यान रखना वाली बात है। इसके अलावा इनके बिना, यानी किसके बिना? उद्देश्य के बिना एक तो अभिप्रेरणा के स्तर को आंकना कठिन हो जाता है, दूसरा अभिप्रेरणा के तरीकों को कुशलतापूर्वक चुन नहीं सकते, और तीसरा किस दिशा में लोगों को अभिप्रेरित करना चाहेंगे। तो ये तीनों बातें हैं, को ध्यान में रखते हुए उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने से पूर्व सर्वप्रथम अभिप्रेरणा के उद्देश्यों का निर्धारण करना अति आवश्यक होता है। अब क्या फ़ायदा होगा उद्देश्यों का निर्धारण करने से? तो इसका ये है कि अभिप्रेरणा का उद्देश्यों का निर्धारण कर लेने से अभिप्रेरणा के स्तर, ओके, साधन, इसके अलावा वीडियो यानी मेथड और दिशा आदि के बारे में उपयुक्त निर्णय लिए जा सकते हैं। जो डिसीजन है वो अच्छा लिया जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। इस प्रकार उद्देश्यों को निर्धारण करने से व्यक्तियों के प्रयासों को निश्चित दिशा में अभिवृद्ध किया जा सकता है एवं साथ ही साधनों के निर्धारण में भी सहायता मिल सकती है। ये इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, द फर्स्ट स्टेप ऑफ मोटिवेशन प्रोसेस इज टू डिटरमाइन एज टू who are to be motivated through various means of motivation and what objectives are to be achieved.
thereby without doing so it will be difficult to access the level of motivation and also be efficiently select the method of motivation. This determination is also required to decide the direction in which people are to be directed. Okay, thus by determination of objective it will be possible to motivate the effects of the people in the certain direction. It will be also helpful in determination of the means of the motivation. ओके, जो सेकंड स्टेप है वह है आवश्यकता की जानकारी, नोइंग नीड्स। हम ये अध्ययन कर चुके हैं कि असंतुष्ट यानी असंतुष्ट, ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है। अनसेटिस्फाइड आवश्यकताओं की आवश्यकताओं कार्य करने के लिए विरोध करती है। हम अध्ययन क्या कर चुके हैं कि असंतुष्ट आवश्यकताओं की व्यक्ति को कार्य करने के लिए अभिप्रेत करती हैं। असंतुष्ट आवश्यकता ही व्यक्ति को कार्य करने के लिए विपरीत करती है, कर सकती है। इसलिए इस कदम में कर्मचारियों की आवश्यकता, आकांक्षा, अपेक्षा एवं भावना और स्थितियों का पता लगाया जाता है। इसके अलावा ये भी जानकारी की जाती है कि कौन से व्यक्ति इन समूह को और कौन से विभागों को किस सीमा तक अभिप्रेरणा की आवश्यकता है। तो ये बात भी ध्यान रखने वाली है। इसका निर्धारण करते समय मात्रा यानी क्वांटिटी, किस्म यानी क्वालिटी एवं समय, टाइम आदि के बारे में जानकारी की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारी को अभिप्रेत किया जा सके। नोइंग द नीड्स, इसका मतलब यह है कि वी हैव ऑलरेडी स्टडीज दैट अनसेटिस्फाइड नीड्स मोटिवेट द पर्सन टू डू द वर्क। हैंस इन दिस स्टेप नीड, एक्सपीरियंस, expectations, feelings and situation of the employees are accepted. Beside that, it is also accepted which person, group or the department needs motivation and to what extent. While determining it, knowledge is gained about the quantity, time and quality, so that the employees may be suitably motivated. हाँ, थर्ड है अभिप्रेरणा के साधनों, तकनीकों एवं उपकरणों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ मीन्स, टूल्स एंड टेक्निक ऑफ मोटिवेशन। इसका मतलब ये है कि अभिप्रेरणा प्रक्रिया के इस कदम से में अभिप्रेत घटकों, अभिप्रेत के साधनों यानी अभिप्रेत के जो घटक है घटकों को शामिल किया जाता है, जिन्हें प्रबंधकों ने अपने अनुभव यानी एक्सपीरियंस एवं अन्य साधनों से प्राप्त की गई जानकारी एवं सूचनाओं के माध्यम से पता चलता है। इन साधनों के निर्धारण में ये जानकारी मिलती है कि अमुक व्यक्ति या समूह की क्या आवश्यकता है, ओके, क्या चाहता है, उसकी आवश्यकता क्या है और कौन सी अभिप्रेरणा उनकी आवश्यकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस कदम से अभिप्रेरणा योजना तैयार की जाती है। तो इसके अंतर्गत determination of means, tools and technique of motivation. In this step of motivation process, whose motivational factor are includes which the manager have known through their experience and knowledge and information gained from other sources of information, media, etc. ठीक है। इसके अलावा by determination of these means, information become available about the type of needs of the particular persons or the group, as also type of tools for motivation. Thus it becomes clear that motivation schemes are prepared under this step. फोर्थ है अभिप्रेरकों का चयन, सिलेक्शन ऑफ मोटिवेटर्स। इसके अंतर्गत अभिप्रेरणा प्रक्रिया के इस कदम के मुख्य अभिप्रेरकों का चयन किया जाता है। अब अभिप्रेरक किसे कहते हैं हम देखेंगे। इनका चयन किया जाता है। इनका चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किस तरह के कर्मचारी को अभिप्रेरित करना है
इसका कारण यह है कि जो साधन एवं कर्मचारी के लिए सर्वोत्तम है यानी बेस्ट है, ये आवश्यक नहीं कि वे दूसरे कर्मचारी के लिए भी सूटेबल हो यानी उपयुक्त हो। इसके अलावा अभिप्रेरण प्रक्रिया में आने वाले विभिन्न चरों वेरिएबल्स जैसे प्रेरणा, निष्पादन, पुरस्कार एवं कार्य संतुष्टि यानी जॉब सेटिस्फैक्शन इत्यादि के माध्यम से आपसी संबंध क्या है आदि का भी पता लगाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप इस प्रक्रिया के निष्पादन में आने वाले कमज़ोर बिंदु को भी समझा जाता है, जो वीक पॉइंट है उनको भी समझा जाता है। इस जो स्टेप है इसमें, इसके अंतर्गत सिलेक्शन ऑफ मोटिवेटर्स, main motivators are required to be selected in this step of motivation process. Hence, while selecting them, it should be kept in view employees of which level are to be motivated. It is due to reason that the means which may best of the employees may not be necessarily suitable for some other employees also. ओके, ये इम्पोर्टेंट बात इसमें है। नेक्स्ट है चयनित अभिप्रेरणों को संप्रेषण। चयनित अभिप्रेरकों को संप्रेषण यानी जो अभिप्रेरक यानी मोटिवेटर्स है उनका क्या होता है, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन इज सेलेक्टेड मोटिवेटर्स। इस प्रक्रिया में चयनित अभिप्रेरकों को अभिप्रेरणा के साधन एवं अभिप्रेरणा की प्रक्रिया में आने वाले चरों आदि के बारे में जानकारी देना आवश्यक है। यदि प्रबंधक ऐसी जानकारी देने में असफल रहते हैं यानी सफल नहीं हो पाते हैं, तो वे अपने कर्मचारी को उचित प्रकार समय एवं स्थिति में अभिप्रेरित नहीं कर सकते। ये इम्पोर्टेंट बात है इसमें। यदि क्या होगा, अभिप्रेरणा के उपयुक्त साधन में अभिप्रेरणा की प्रक्रिया में आने वाले चरों आदि की जानकारी देना आवश्यक है, लेकिन यदि प्रबंधक ऐसी जानकारी देने में विफल रहते हैं या सफल नहीं हो पाते हैं, तो वे अपने कर्मचारियों को उचित प्रकार समय स्थिति के में अभिप्रेरित नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा प्रबंधकों को कर्मचारियों की प्रतिक्रिया पर भी ध्यान देना आवश्यक है। नोटेड पॉइंट है ये। इसके अलावा इसका परिणाम क्या होगा, परिणाम ये होगा कि अभिप्रेरक यानी जो मोटिवेटर्स है ये जान सकेंगे कि कर्मचारी को किस विधि एवं किस तकनीक से विपरीत कर सके। ओके, मेथड का पता लगाया जा सकता है अगर ऐसा होता है तो नेक्स्ट है सिलेक्शन, फिर है चयनित। नेक्स्ट स्टेप है हितों का संयोजन, इंटीग्रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके अंतर्गत देखेंगे हम कि कर्मचारी की ओर अभिवृद्ध करने का अंतिम रूप देने के पूर्व निर्णय में प्रबंधकों को चाहिए कि वे संगठन के सदस्यों एवं कर्मचारी दोनों के हितों को ध्यान में रखें। इसी स्तर पर प्रबंधक संस्था के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर व्यक्तियों का इस प्रकार निर्धारण कर सकता है। ओके, व्यक्तिगत हितों को इस प्रकार निर्धारण कर सके कि कर्मचारी को आधिकारिक लाभ मिल सके। ओके, कर्मचारी को आधिकारिक लाभ मिल सके। इसके अलावा इनमें आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो। किसके अंदर, संगठन के सदस्य और कर्मचारी के बीच में आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो, ये ध्यान रखने वाला है पॉइंट है इसमें। इसके अलावा कर्मचारी के हितों में संस्था के उद्देश्यों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। तो इसके अंतर्गत ये है कि कुल मिला के कि हितों का संयोजन होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। इसके अंतर्गत ये है कि इसके अंतर्गत दिस इज स्टेप मैनेजर शुड डिटरमाइन द पर्सन इंटरेस्ट आल्सो भी कीपिंग द व्यू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट द एम्प्लॉइज मे बी गेटिंग मोर एंड मोर benefit and situation of conflict may not be arise। ओके, क्या मतलब है इसके,
At this step, the manager should determine the personal interest, also be keeping in the view the overall objective of the organization, so that the employees may getting more and more benefit and situation of conflict may not arise. Okay. For that, it is necessary that the interest of the employees should be suitably integrated with the interest of the organization. अब सेकेंड लास्ट स्टेप है योजनाओं का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग, एजुकेशन ऑफ प्लानिंग। अभिप्रेरणा योजना का चुनाव करते समय इसका क्रियान्वयन बड़ी सावधानी से करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। योजनाओं का क्रियान्वयन का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट का स्टेप है। अभिप्रेरणा योजनाओं का चुनाव करने के पश्चात इसका क्रियान्वयन बड़ी सावधानी से करनी चाहिए। इसके लिए समय, स्थान एवं पद्धति का निर्धारण करना आवश्यक है। इस प्रकार योजनाओं का क्रियान्वयन करने के पूर्व एक बार फिर इस बात की जांच एवं अध्ययन कर लेना चाहिए कि ये साधन उद्देश्यों के अनुरूप है या नहीं है। ओके, ये इम्पोर्टेंट है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग, एजुकेशन ऑफ planning. After selection of motivation plan, it should be executed very carefully. Okay. For that, it is necessary to decide the time, place and map and system before executing the planning. It should be again studies and examine that the means are in accordance with the objectives. लास्ट है अनुवर्तन, फॉलोअप, बहुत इम्पोर्टेंट है। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के अंतिम कदम में अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के अंतिम कदम में अनुवर्तन आता है, यानी फॉलोअप आता है। इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि अभिप्रेरणा की कौन सी विधि का किस सीमा तक प्रभाव हुआ है, यदि नहीं हो तो उसका क्या कारण है। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें समझने वाली बात यह है कि इसमें क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत देखा जाता है कि अभिप्रेरणा की कौन सी विधि का किस सीमा तक प्रभाव हुआ है, यदि नहीं हुआ तो उसका कारण क्या है, कारण जानना है। इसके अलावा इसको ज्ञात करने के पश्चात योजनाओं में आवश्यक संशोधन भी किया जाता है। क्या किया जाता है, आवश्यक संशोधन, सुधार भी किया जाता है, ताकि अभिप्रेरणा प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली हो सके, बन सके। ये एक सम्मेलन है। तो यहाँ पे follow-up is the last step of the motivation process. Under it, the extent of effect of various method of motivation is assessed. If the effect is not quite reason, therefore also certain after ascertaining this result, the plan may be suitably modified, so that motivation process may be become more effective. तो इस प्रकार हमने देखा कि प्लान की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन के बारे में जानकारी प्राप्त की। थैंक यू।